नमस्कार दोस्तों। समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुमति लाल सक्सेना जी की लिखी कहानी कौशल्या दी। तो आइए सुनते हैं कहानी। सुबह सुबह फोन मिला था। सुरेंद्र बोल रहा हूँ दीदी। सुरेंद्र, मैं कुछ समझ नहीं पाती कि यह किसका फोन है। तभी उधर से फिर आवाज आई थी। एक बुरी खबर है, कौशल्या बुआ की डेथ हो गई। तब समझ आया था कि यह कौशल्या दी के कज़न का बेटा है। यहीं इंडियन ओवरसीज बैंक में मैनेजर है। अरे कब, कैसे, कहाँ थी वे आजकल? आज ही आधी रात को। आजकल भोपाल में राजन भाई के पास थी वे। तुम जा रहे हो भोपाल? जी, आज ही निकल रहा हूँ। मैं चुप रहती हूँ। समझ ही नहीं आता आगे क्या बोलूँ। कुछ देर लाइन पर रहकर सुरेंद्र ने अच्छा दीदी कहकर फ़ोन रख दिया था। फ़ोन रखकर मैं काफ़ी देर चुपचाप वहीं बैठी रहती हूँ। कौशल्या दीदी नहीं रहीं। उनके जाने से मातम मनाने जैसी कोई बात नहीं। न जाने कितनी बार मन में आता रहा था कि क्यों इतनी लंबी उम्र दे रहा है भगवान उनको। 80 साल की तो हो चुकी। किसको ज़रूरत है उनकी? खुद उनको भी तो नहीं। जब भी लखनऊ आती तो 2-4 दिन मेरे पास ज़रूर रहती और न जाने कितनी बार कितनी तरह से कहती कि भगवान से मनाओ अब बुला लें मुझको। न जाने मेरी तरफ क्यों नहीं देखता वह। सोचकर अजीब लगता है कि मैं यहाँ बैठी उनके बारे में सोच रही हूँ और वहाँ भोपाल में उनकी निर्जीव देह पड़ी होगी। कोई ऐसा नहीं जिन्हें उनके जाने की संवेदना देनी हो। इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं उनके लिए रोने वाला। कितना पुराना परिचय था उनसे, 40 साल पुराना। तब मैं 21 साल की थी जब कॉलेज में नौकरी के लिए पहले दिन पहुंची थी। मेज के एक तरफ सकुचाई हुई सी बैठी थी। प्रिंसिपल मेरे साथ स्टाफ रूम तक आकर उपस्थित टीचर्स से मेरा परिचय कराकर चली गई थी। तभी वे स्टाफ रूम में घुसी थी। आपके डिपार्टमेंट की नई अपॉइंटी आ गई दीदी, किसी ने धीमे से बताया था। वासंती सिन्हा? उन्होंने प्रश्न सूचक निगाह से मेरी तरफ देखा था। जी, मैं उठकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने अपने हाथ का बैग पास की कुर्सी पर रख दिया था और दोनों हाथ फैलाकर वे बहुत अपनेपन से मेरी तरफ बढ़ी थी। स्टाफ रूम में न्यू अराइवल का स्वागत है। स्वागत के इस अपनेपन से मेरा मन भर आया था। इस नामी गिरामी अनजान विद्यालय के लिए मन में बैठा आतंक छटने लगा था। मेज के दूसरे किनारे पर 3 टीचर्स बैठी थी। उनमें से एक ने मुंह बिगाड़ा था और हम लोगों की तरफ देखा था। दूसरी मजाक के स्वर में फुसफुसाई थी, अब ये कहीं इन्हें गोदी में ही न उठा लें। और तीनों आपस में खीखी कर हंसने लगी थी। मेरे पास खड़ी इंग्लिश डिपार्टमेंट की दूसरी टीचर मिसेस द्विवेदी ने नाराज निगाहों से उन तीनों की तरफ देखा था। अजीब हैं ये तीनों, उन्होंने पास खड़ी मिसेस दीक्षित से कहा था। कौशल्या दी चारों तरफ की बातों से बेखबर मेरे स्वागत में लगी रही थी। धीमे धीमे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला था। उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी परिवार चौधरी दीनानाथ सिंह के यहाँ की बेटी हैं और उनके पति किसी बड़ी रियासत के जागीरदार के इकलौते बेटे। लखनऊ आकर क्यों रह रही हैं, इसके सबने अलग अलग कारण बताए थे। दीदी के पति की अपने पिता से नहीं पटती, इसलिए चली आई हैं वे। किसी ने यह भी बताया था कि वे अपनी निसंतान मौसी को बहुत प्यार करती थी और मौसी के अकेले रह जाने पर उन्हीं के पास आ गई थी और यहीं रहकर पढ़ाई पूरी की और अलॉटमेंट की बड़ी सी कोठी में मौसी के निधन के बाद भी रहती रहीं। मौसी इस कॉलेज की फाउंडर मेंबरों में से थी। शुरू में कौशल्या दी मौसी के साथ कॉलेज के कामों में रुचि लेती रहीं। बाद में यहाँ पद रिक्त होने पर उन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। खैर जो भी हो, मैं उनसे अंतरंग होती गई थी। उनके पास जाकर मुझे हमेशा अच्छा लगता। भले ही वे कभी फनी लगती, कभी बेहद डोमिनेटिंग, कभी उबाऊ भी, पर फिर भी मन का कोई तार था
जो उनसे जाकर जुड़ता था। शायद उनकी जेन्युइननेस, बहुत सारी अड़चनों के बीच सिर उठाकर चलने की ताकत, उनका स्वाभिमान। थोड़े थोड़े दिन पर कौशल्या दी से फोन पर बात करना, उनके घर जाना मुझे अपना दायित्व जैसे लगते, जिसका निर्वाह मैं सदैव करती रही। उनके रिटायर होने के बाद भी विद्यालय में पढ़ाते कुछ माह बीत चुके थे। पहली बार उनके घर गई थी। वे स्वागत की मुद्रा में दोनों हाथ फैलाकर घर से बाहर निकली थी। फिर मेरा हाथ पकड़े पकड़े ही घर में घुसी थी। फिर ड्राइंग रूम से ही आवाज लगाई थी, चंदर स्वीट हार्ट, देखो कौन आया है। वह अपनी वासंती आई है, और आपका तो अभी स्नान ध्यान ही नहीं हुआ। डार्लिंग, जल्दी से निबट कर बाहर आओ, चाय नाश्ता लगवा रहे हैं। मैंने कनखियों से घड़ी की तरफ देखा था। गर्मी शुरू हो चुकी थी। घड़ी की सुई 12:30 के आगे निकल चुकी है और कौशल्या दी के घर अभी चाय नाश्ता लगाया जा रहा है। एक बार कुछ ऐसा ही कहा था उनसे, तो अपने विशिष्ट अंदाज में हो करके हंसती रही थी। देखो वासंती, मेरा मियाँ रॉयल तबीयत का इंसान है। सुबह सवेरे सोकर नहीं उठ सकता, चाय नाश्ता नहीं कर सकता। मेरे घर की घड़ी मेरे मियाँ की इच्छा से चलती है। क्यों, है ना चंदर डार्लिंग? बहुत बाद में समझ पाई थी कि इस तरह के संवाद उस घर में रोजमर्रा की बात थी। चंदर भाई बहुत कम बोलते। उनसे बात करते समय कौशल्या दी हमेशा उत्तेजित सी दिखती। उनका बातचीत का यह अंदाज हम सबके बीच में उपहास की बात रहता। आज सोचती हूँ, उनके प्रति अपना मुखर प्रेम प्रदर्शित कर वे अपना अभिमान ढकती थी या उनका सम्मान, पता नहीं। या शायद दोनों की ही शान बढ़ाने का उनका अपना ढूंढा हुआ तरीका था। वह जिंदगी को लेकर उनका अपना नजरिया रहता था, एकदम साफ और आदर्शवादी। अनुश्री अपने पति से अलग हुई थी। वे बहुत दुखी हुई थी। दोनों के बीच समझौता कराने की बहुत कोशिश की थी उन्होंने। हम में से कुछ और थे जो संबंधों के कगार पर खड़े थे, पर वे हाथ के इशारे से वर्जित करती, बच्चों का हित अहित समझाती, समाज में अपने मान सम्मान की बात भी कहती। यह भी कहती कि टीचिंग सिर्फ नौकरी ही नहीं होती, टीचर स्टूडेंट की रोल मॉडल होती है, इसलिए सब काम उसे बहुत सोच समझकर करने होते हैं। नहीं तो एक जन ही नहीं भटकता, बहुत से और बच्चे भी भटकते हैं। उनका स्वर एकदम निर्णायक हो जाता। वी हैव जेनरेशंस टू लुक आफ्टर। हम लोग आजिजी से हंसते। यह वाक्य वह न जाने कितनी बार कितने लोगों से कितने संदर्भों में कहती। कुछ लोग उनकी इन बातों से चिढ़ जाते, कुछ लोग उनकी इन आदर्शवादी बातों का मजाक भी उड़ाते, पर वे हमारी नौकरी को हमारे मन पर पहरेदार बनाकर खड़ा कर देती। अपनी समस्याओं को लेकर हम में से कभी किसी का मन बहुत विचलित होने लगता तो बहुत शांत भाव से समझाती, जैसे तसल्ली का रास्ता बताती हूँ। सुनो बेटा, अपने दुखों की गठरी भगवत अर्पण कर दो, वही संभालेगा सब कुछ। मैं उनकी तरफ देखती रह जाती। मैं जानती थी दीदी ने ऐसा ही तो किया है। बहुत संपन्न घराने की बेटी, उससे भी अधिक बड़े घराने की बहू, पर जिंदगी ने क्या दिया? रियासतों के सूत्र भी कंधों पर लदे बोझ थे। यह मैं इतने वर्षों की निकटता में अच्छी तरह समझ चुकी थी। राज गए, रजवाड़े गए, बस दिखावटी शान शौकत रह गई। कुछ घराने एकदम लुट चुके थे, उस पर चंदर भाई जैसे अकर्मण्य इंसान 12 बजे तक सोकर उठते, शाम तक लंच और आधी रात को डिनर। पिता बेहद नाराज। माँ जब तक जीवित रही बेटे बहू पर अपना लाड़ दुलार बरसाती रही। साल में 2 बार अवश्य आती, पर उनके निधन के बाद वह सूत्र टूट गया। पिता आते तो अपने रोब दबदबे के साथ, रूठे से, उस घर में अजनबी से दिखते हुए, अजनबी सा मान सम्मान पाते हुए। वे आते तो कौशल्या दी के घर की सारी फाइन क्रॉकरी, चांदी के टी सेट, कटलरी, बर्तन बाहर आ जाते। वे पिता के सामने उनके बेटे की ऐसी शान बिखेर देती कि वे हतप्रभ रह जाते।
न कौशल्या दी ने कभी अपने ससुर को अपने अभाव, अपनी परेशानियां बयान की थी और न कभी राय साहब ने ही उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। शायद दोनों ही दूसरे के पहल की प्रतीक्षा करते रहे। आत्माभिमान के शह और मात के इस खेल के बीच शायद दोनों ही पक्ष एक दूसरे से आहत थे और शायद दोनों ही एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। और चंदर भाई, यह स्थितियां भले ही उनके कारण जन्मी हो, पर उसके आगे उनकी कोई भूमिका नहीं थी। राय साहब प्रतीक्षा करते ही इस दुनिया से चले गए, पर दोनों ही जन एक दूसरे के सामने खुल नहीं पाए। उनके निधन पर कौशल्या दी काफी दिनों के लिए गई थी। रियासत सरकार पहले ही जब्त कर चुकी थी। घर का सारा सामान उन्होंने अपनी दोनों ननदों और उनके बच्चों को सौंप दिया था। हवेली का काम चंदर भाई को निपटाना था। उनके लौट कर आने पर मैं गई थी उन दोनों से मिलने। कौशल्या दी अपनी आदत के विपरीत काफी चुप गुमसुम सी लगी थी। ऐसा लगा था जैसे वे सारी जिम्मेदारियों से मुक्त एकदम शांत हो गई हूं। चंदर भाई अभी नहीं आए थे। हवेली के लिए डील तय करनी है, इसलिए वहीं रुक गए हैं। मुझे अजीब लगा था कि फिर दीदी ने आने की इतनी जल्दी क्यों की है। वे रिटायर हो चुकी हैं, यहाँ उन्हें कोई काम नहीं। वैसे भी चंदर भाई के घर बाहर के सभी काम अभी तक वे ही निपटाती रही थी। दीदी से कहा था तो वे बेहद सुस्त सा हंस दी थी। नहीं बेटा, चंदर उसके मालिक हैं, जैसा चाहें जो चाहें करें, मैं कहाँ बीच में आती हूँ, मेरा अब वहाँ क्या काम। इसके बाद उन्होंने उस विषय पर कोई बात नहीं की थी। हफ्ते 10 दिन बाद मैं उनके पास बैठने के लिए फिर चली गई थी। वह पिछली बार की तरह सुस्त तो नहीं लग रही थी, पर अपनी आदत के अनुसार चपल वाचाल भी नहीं थी। तभी चंदर भाई का फोन आया था। वह बहुत प्यार से उनका हाल चाल पूछती रही थी। तभी उधर से कुछ कहा गया था और दीदी की आवाज में तीखापन आ गया था। देखिए चंदर जी, उस हवेली के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, कोई भी, कैसी भी। आई विल नॉट। आपने मुझे बता दिया था कि वह आपकी प्रॉपर्टी है, उससे जो पैसा मिलेगा वह भी अकेले आपका है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो वही सही। वैसे भी खैर छोड़िए। फिर वे उनसे इधर उधर की बात करती रही थी। अच्छा डार्लिंग, अपना ख्याल रखना। मैं चुपचाप बैठी रही थी। उनका इतनी जल्दी लौट आना, उनकी उदासी, उनके स्वर की थकान, सबका कारण मुझे समझ आ गया था। यह भी समझ आ गया था कि उन्होंने हवेली के एक भी सामान पर हाथ क्यों नहीं लगाया। निशानी की तरह भी अपने लिए कुछ नहीं रखा। काफी दिन बाद चंदर भाई खाली हाथ लौट आए थे। हवेली की सेल पर सरकार की तरफ से स्टे ऑर्डर आ गया था। राय साहब के पितामह को वह हवेली किसी मुगल बादशाह ने उपहार स्वरूप दी थी। उसे हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था और उस पर से परिवार के अधिकार निरस्त कर दिए गए थे। लौटने के बाद चंदर भाई वकीलों से राय मशविरा, मुकदमे का मसविदा और स्टेट डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने में व्यस्त हो गए थे। इतना व्यस्त उन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था और कौशल्या दी उनकी देखभाल और खातिर में लगी रही थी। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं शुरू हो गई थी और मैं काफ़ी समय के लिए उसमें व्यस्त हो गई थी। कौशल्या दी के घर जाने का समय ही नहीं मिला और ना ही वे मेरे घर आईं और ना उन्होंने फ़ोन ही किया। एक दिन समय निकालकर उनके घर पहुंची थी। वे कोई लिस्ट बना रही थी और बहुत सुस्त लग रही थी, एकदम पराजित और पस्त हाल। मैंने पूछा था क्या लिख रही हैं, तो धीमे से हंसकर उन्होंने कागज समेट लिए थे। मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर मैंने भी कुछ नहीं पूछा। वह बहुत धीमे स्वर में मुझसे बात करती रही थी, उखड़े ढंग से, जैसे कुछ और सोच रही हूँ। मैंने उनसे सुस्त होने का कारण जानना चाहा था। वे खिड़की के बाहर देखती रही थी, जैसे किसी गहरे सोच में हो, जैसे अपनी बात का सूत्र पकड़ पाने में कठिनाई हो रही हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा था और उनकी आवाज भर्रा गई थी। वासंती, मैं चंदर से अलग हो रही हूँ।
मैं एकदम स्तंभित रह गई थी। मतलब वह सुस्त सा मुस्कुराई थी। आई एम लीविंग हिम। मगर क्यों दीदी, ऐसा क्यों कह रही हैं? हम सबको कितना समझाती संभालती रही आप, और आज आप खुद, वह भी अब इस उम्र में। चंदर भाई क्या रह सकते हैं आपके बिना? क्यों नहीं रह सकते? रहना ही होगा, रहेंगे ही। वह फिर चुप हो गई थी और खिड़की की तरफ देखती रही थी। मुझे पता है वासंती, जब तक पानी सिर के ऊपर से नहीं निकलता तब तक कोई भी औरत घर छोड़ने की बात नहीं सोचती। अनुश्री ने घर छोड़ा, उसकी तकलीफ समझती थी मैं। तुमने घर छोड़ना चाहा, तुम्हारी चोट भी जानती थी मैं। पर वासंती, मैं तो हमेशा तूफान के भीतर सांसें लेती रही और कभी एक क्षण को भी घर छोड़ने की नहीं सोची। पर आज 65 साल की इस उम्र में उनकी आवाज भर्रा जाती है। मैंने उनके कंधे पर धीमे से हाथ रखा था। फिर दीदी, आज क्यों? जो भी हुआ भूल जाइए। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी आपको। एक बार आपने रोका था मुझे, आज मैं। वह मेरी बात बीच में काट देती हैं। इस रिश्ते के ढोंग को मैं कब तक निभाती रहूं? वह सीधी मेरी तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। फिर क्यों वासंती, किस लिए? वाई शुड आई? वे अपने शब्दों पर जोर देती हैं। मैं उस दिन लगभग पूरे दिन ही उनके पास रही थी। धीरे धीरे वे खुली थी। चंदर भाई हवेली के मुकदमे के सिलसिले में अपने शहर गए थे। वहां अपने मित्र के घर ठहरे थे। यहां आकर अपने मित्र को पत्र लिखा था। उसमें मित्र पत्नी की सुंदरता की, उनकी योग्यता की, उनके अच्छे स्वभाव की भरपूर प्रशंसा की थी। लिखा था कि तुम कितने किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतनी सुंदर, इतने मीठे स्वभाव वाली पत्नी मिली है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसने तुम्हें 2 प्यारे प्यारे बच्चों का पिता बनाया है। इस अंतिम वाक्य ने कौशल्या दी को तोड़कर रख दिया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने सबके बीच में रहकर भी अपनी पूरी जिंदगी सन्यासिनी जैसी काट दी। चंदर की जिस कमी को मैं कभी अपने मुंह पर नहीं लाई, घर वालों को, बाहर वालों को कभी अनुमान तक लगाने का मौका नहीं दिया, चंदर ने कितनी आसानी से उसका दोष मेरे सिर मढ़ दिया। हाउ कुड ही? उनकी आवाज गले में फंसने लगी थी। टेल मी वासंती, why should I tolerate the force of this relationship anymore? मेरे कुछ समझ नहीं आता, क्या कहूं? आपने चंदर भाई से इस विषय में कुछ बात की? मैं बड़ी मुश्किल से पूछ पाई थी। नहीं, वे बहुत दृढ़ भाव से बोली थी। मैं इस बारे में कोई बात, कोई सफाई, कोई डायलॉग नहीं चाहती। इट इज ओवर नाउ। वह मेरी तरफ देखती रही थी। आज लॉकर जाकर गहनों का हिसाब कराई हूं। उन्होंने पास में रखे कागज उठाए थे। लिस्ट बना दी है। चंदर की तरफ के गहनों में कौन कौन से किसको देना है यह लिख दिया है। अपनी तरफ के गहने मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इधर के बच्चों में देने के लिए। साथ ले जाऊंगी मतलब? मैं चौंकती हूं। यह घर तो आपके नाम ही अलॉटेड है ना? हाँ है, पर मुझे ही जाना होगा। एक तो मैं चंदर को जाने के लिए नहीं कह पाऊंगी, फिर वे जाएंगे कहाँ? इस शहर में उनका है कौन? आप जाएंगे कहाँ? वह मेरी तरफ देखती हैं। अभी सोचा नहीं, सुरेंद्र के पास भी जा सकती हूँ। पर चंदर भाई शायद बेहद भाग्यशाली थे। पेट में असह्य पीड़ा लेकर लौटे थे। पेट में शायद अल्सर थे जो फट गए थे। कौशल्या दी उनकी सेवा में जुट गई थी। डॉक्टर, अस्पताल, ऑपरेशन की भाग दौड़ के बाद चंदर भाई की निर्जीव देह लेकर ही उस घर में लौटी थी। चंदर भाई की एक बड़ी सी तस्वीर दीदी के कमरे में लग गई थी। दीदी पहले की तरह रहती रही थी। लोगों के सुख दुख में शरीक होती रही थी। रिश्तेदारों में, मित्रों में संबंधों का दायित्व तो निभाती रही थी। आना जाना पूर्ववत बना रहा था। यदा कदा पहले की तरह पार्टी डिनर भी हो जाते।
वे पहले की तरह सर्कुलेशन में बनी रही थी। 8-10 साल ऐसे ही बीत गए थे। दीदी जिस कोठी में रह रही थी वह किसी मुस्लिम परिवार की थी। पट्टीदारों के बीच जायदाद को लेकर कई वर्ष मुकदमा चलता रहा। नियम कानून के प्रति सजग दीदी कोठी का किराया नियमित रूप से कचहरी में जमा करती रहीं। एक दिन अचानक अहमद आए थे। दीदी स्वभावानुसार इतने सालों बाद उन्हें देखकर खुश हो गई थी। कोठी का मुकदमा वह जीत गए हैं, उन्होंने बताया था। दीदी जल्दी से फ्रिज में से मिठाई निकाल लाई थी। अहमद अपनी तंगहाली का बयान करते रहे थे। 10 साल से इस मुकदमे में जेब एकदम खाली हो चुकी है। उस पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी। अहमद जल्दी ही मुद्दे पर आ गए थे। दीदी, इस कोठी को गिराकर बिल्डर को देना चाहता हूँ। आदर्शवादी सोच की दीदी ने कोई रुकावट नहीं डाली थी। सुरेंद्र ने सुना था तो बौखला गए थे। ऐसे कैसे खाली कर देंगे? बुआ, आप मुझे उससे डील कर लेने दीजिए। आप एकदम अलग हो जाइए। इतना बड़ा कैंपस खाली करने के नाम पर किराएदार पूरा का पूरा फ्लोर ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं। कौशल्या दी ने हाथ के इशारे से वर्जना की थी। सुरेंद्र, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं। न मेरे सामने तुम ऐसी बकवास फिर करना कभी। इस कोठी के सहारे हमारी और चंदर जी की जिंदगी इतने आराम से कट गई। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कंपाउंड, बाग बगीचा, 5-5 सर्वेंट क्वार्टर। उसके शुक्रगुजार होने के बजाय उसे परेशान करें हम। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ती गई थी। सुरेंद्र ने लाचार क्रोध में दांत किटकिटा लिए थे। वह धीमे से बड़बड़ाए थे, अपनी औलाद होती तब देखते। पर दीदी ने सुन लिया था। वह क्रोध से फट पड़ी थी। अपनी औलाद होती तब भी उसे बेईमानी की कमाई देकर न जाती मैं। सुरेंद्र चले गए थे। शायद उन दोनों के संबंधों के ऊपर यह आखिरी चोट थी। कभी कौशल्या दी सुरेंद्र के पीछे दीवानी रहती थी। कभी ऐसा लगता था कि उनकी दुनिया सुरेंद्र के ही चारों तरफ घूमती है और सुरेंद्र बुआ के चारों तरफ मंडराते रहते। हम सभी यही सोचते थे कि उनकी वृद्धावस्था सुरेंद्र के पास ही कटेगी। पर इधर कई सालों से दोनों के बीच दूरी आने लगी थी। मुझे ठीक से नहीं पता कि दोनों के बीच क्या हुआ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि सुरेंद्र उनसे नाराज थे और दोनों के बीच अनकही दूरी आ चुकी थी। हालांकि थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाती हूँ कि कौशल्या दी ने जो अपने दोनों हाथों से चंदर के घर के गहने उनके घर वालों के बीच और मेरे घर के गहने मेरे घर वालों के बीच बांटना शुरू कर दिए थे, शायद उससे आहत थे सुरेंद्र। भले ही उनको गहनों का लालच ना भी रहा हो, पर इतना तो सच है कि उन्होंने सुरेंद्र को भी सारे लोगों के बीच बनी हुई पंक्ति में खड़ा करके अपने संबंध को खास से आम का दर्जा दे दिया था। सुरेंद्र का आहत होना स्वाभाविक था। मिसेस चौधरी कौशल्या दी की अच्छी मित्र थी। उन्होंने समझाया था उन्हें, अपनी जिंदगी में ही अपने हाथ ऐसे खाली मत करो कौशल्या। न जाने कितनी लंबी जिंदगी हो और न जाने कितनी जरूरत पड़े। वैसे भी थोड़ा थोड़ा सबको देने के बजाय एक को वारिस मान लोगी तो तुम्हारा मन भी नहीं भटकेगा इधर उधर, और वह भी तुम्हारे लिए जिम्मेदारी समझेगा। मगर अपने आदर्शों में जिद्दी, हद दर्जे की अव्यवहारिक कौशल्या दी ने कुछ नहीं सुना था। नहीं जी, मैं कौन हूं कुछ सोचने वाली? मेरा क्या है उसमें? मैं तो जिस तरफ से गहने मिले थे उसी तरफ के बच्चों में बांट दूंगी, और जब इन्हीं लोगों को जाना है तो अपने हाथ से दे जाने की खुशी ही पालूं। और घर की हर शादी में वे रिश्ते की निकटता के हिसाब से हीरे पन्ने के सेट से लेकर भारी हल्की सभी चीजें बांटती चली गई थी। अंत तक आते आते उनकी झोली लगभग खाली हो चुकी थी। उनके पास शरीर पर रहने वाले एकाध हीरे के टॉप्स, अंगूठियां और सोने की कुछ चूड़ियां और चांदी के बर्तन मात्र रह गए थे। चांदी का काफी कुछ सामान राय साहब के बेटे बहू के तदनुरूप घर के रख रखाव को जुटाने में खर्च हो चुके थे। अपने उन खुले हाथों से अपनी ऊंची हैसियत का भ्रम कब तक निभा सकती थी वे?
बहुत से खानदान वाले उनकी स्थिति समझने लगे थे शायद, और शायद उनसे कतराने भी लगे थे। कौशल्या दी घर खाली करने की तैयारी करने लगी थी। मैंने पूछा था, दीदी अब कहाँ जाएंगी? देखो, वे सोचने लगी थी। फिर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ कर दिए थे। वही सोचेगा अब, उसी ने मेरी निभाई है अभी तक, आगे भी निभाएगा। फिर हंसने लगी थी। कोई इतना बुरा भी नहीं किया उसने, अच्छा ही किया है। मैं परेशान होने लगी थी। वे आगे क्या करेंगी यह उन्हें स्पष्ट ही नहीं था अभी तक। सगे संबंधियों में सबको पता चल चुका था कि वह घर खाली कर रही हैं। शायद वह कहीं से निमंत्रण आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने जो भी सोचा हो मुझे पता नहीं, पर अंततः उनकी बड़ी ननंद के बेटे उन्हें जयपुर से आकर सादर अपने साथ ले गए थे। 8-10 माह बाद पता चला था कि वह अपनी दूसरी ननंद के बेटे के पास भोपाल चली गई थी। बीच बीच में उनके पत्र आते रहे थे। कभी कभी मैं उनसे फोन पर बात भी कर लेती थी। दीपू की शादी में मैंने उन्हें बहुत आग्रह से बुलाया था। उन्होंने आने का वायदा भी किया था, पर आ नहीं सकी थी। शादी के 2 माह के भीतर ही विक्रम नहीं रहे। सूचना पाते ही दीदी का फोन आया था। थोड़े थोड़े दिन के अंतर पर पत्र भी आते रहे थे। एक दिन अचानक कौशल्या दी का फोन मिला था। वह सीधे मुद्दे पर आ गई थी। तुम्हारे पास आ रही हूं वासंती, तुम्हारे ही पास रहूंगी अब। उन्हें शायद मेरे ऊपर भरोसा था, इसलिए बिना कुछ पूछे, बिना मुझे टटोले उन्होंने अपना निर्णय मुझे सुना दिया था। कुछ क्षण को मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। मैं हकला गई थी। दीदी कब आ रही हैं आप? एकदम फौरन, कल चलना चाह रही हूं। मैं हड़बड़ा गई थी। नहीं दीदी, मैं आजकल घर रेनोवेट करा रही हूं। पूरा घर उघड़ा पड़ा है। कमरों में खिड़की दरवाजे तक खुले पड़े हैं। खड़े होने लायक जगह तक नहीं है घर में। मैं खुद शाम को अंबिका के घर चली जाती हूँ। उनका स्वर एकदम बुझ गया था। अच्छा। शाम को रोज की तरह मजदूरों को निपटाकर मैं अंबिका के घर पहुंची थी। नहा धोकर निकली तो चाय की ट्रे के साथ अंबिका मेरे पास आ बैठी थी। क्या बात है, बहुत थक गई हो? नहीं, तब भी मैं अपने में ही उलझी रही थी। तुमने भी माँ न जाने क्यों घर ठीक कराने का यह प्रोजेक्ट अकेले अपने बूते पर छेड़ लिया। रिटायर होकर थोड़े दिन चैन से बैठती, सो नहीं, उससे पहले ही यह आफत बैठा ली सिर पर। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। आज भोपाल से कौशल्या दी का फोन आया था। अच्छा, कैसी हैं वह? मैं अंबिका से निगाह बचाते हुए प्याले में चाय डालने लगती हूँ। मेरे पास शिफ्ट करना चाहती हैं। वह चौंक कर मेरी तरफ देखती है। शिफ्ट करना चाहती हैं? मतलब हमेशा के लिए आना चाहती हैं वे? मैं तब भी उसकी तरफ नहीं देखती। शिफ्ट करने का मतलब हफ्ते 10 दिन के लिए तो आना नहीं होता ना। सो तो ठीक है माँ, तुमने हाँ तो नहीं कर दी कहीं? मैं हड़बड़ा जाती हूँ। मौसी ने मुंह खोलकर कहा है बेटा, मैं ना तो नहीं ही कर पाऊंगी। कैसी बात कर रही हो माँ? तुम्हारे पास कोई हेल्प नहीं, कोई सुविधा नहीं, खुद बीपी और शुगर की पेशेंट हो। फिर जानती तो हो मौसी की झक को। उनके सगे तो झेल नहीं पाते उनको। साल 2 साल में कभी 4-6 दिन तुम्हारे पास आकर रह जाती हैं, सो ठीक है, पर तुम्हारी इस हेल्थ और इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतना बड़ा बंधन। अब रिटायर हुई हो, फुर्सत से हो, पापा भी नहीं है अब। अपने बच्चों के पास रहो, मामा मौसी के पास जाओ तो अपने पैर में बेड़ी डालकर बैठ जाओगी। सब चाहते हैं तुम उनके पास जाओ, रहो, पर सोचो माँ, तुम कौशल्या मौसी को तो साथ बांधकर नहीं ले जा सकती ना ही वे सबके पास जा सकती हैं। अंबिका की कोई बात गलत नहीं, मैं उसकी किसी बात को काट नहीं सकती, इसलिए मेरे पास कुछ जवाब देने के लिए है भी नहीं। पर वह मेरी मजबूरी नहीं समझ रही, मेरे नजरिए से स्थिति को नहीं देखना चाह रही। वह तो आजकल घर कहीं बैठने की स्थिति में भी नहीं है, नहीं तो मैं उन्हें आज ही आने के लिए रोक न पाती।
अंबिका मुझे देखती रहती है। माँ, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। अब बुढ़ापे में सब कामों से निबट कर थोड़े दिन चैन से बैठो तो तुम। कौशल्या मौसी से बहुत हमदर्दी है मुझे, बहुत दुख होता है मुझे उनके लिए, पर क्या किया जा सकता है। वह थोड़ी देर चुप रहती है, फिर, माँ, यदि मौसी को बुला लिया तुमने तो हमारे लिए तो वह घर बंद। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखती हूँ। क्यों? तुम्हारे लिए घर बंद क्यों हो जाएगा? और नहीं तो क्या। सोचो, 2 बेडरूम का तुम्हारा घर है। वैसे भी तुम क्या सोचती हो कि मौसी एकदम अकेली आएंगी? उनके साथ उनका सामान नहीं होगा, उनका जरूरी सामान भी और फालतू भी। गुड़िया की तरह सजाकर तुम अपना घर रखती हो, फिर क्या मौसी से कह पाओगी कि इतना रखिए और यह फेंक दीजिए? मैं उस रात सो नहीं सकी थी। सारी रात उधेड़ बुन में बीती थी। फिर लगा था चलो अभी तो घर में काम ही लगा है। भगवान से मनाती रही थी कि इस बीच में इस समस्या का समाधान कर ही दे। क्या उससे पहले मैं उनके अंत की कामना कर रही थी? नहीं, पता नहीं। दूसरे दिन मैं सवेरे सवेरे मजदूरों के आने से पहले अपने घर आ गई थी। पूरे दिन मुझे बेटे बहू भाई बहनों के फोन आते रहे थे। लगता है अंबिका ने सभी से बात की है। तरह तरह से हरेक का एक ही सवाल और एक ही राय कि यह हिमाकत मत करना। सबने तरह तरह से यह भी समझाया था कि वह कोई अकेले नहीं आएंगी, लखनऊ की हैं। उनके साथ उनके रिश्तेदारों का, मित्रों का आना जाना होगा। उनके साथ उनका बुढ़ापा आएगा, बीमारियां आएंगी। इन सबको झेलते झेलते पस्त हो जाओगी। घर पर अकेले बैठे बैठे मैंने कौशल्या दी को लंबी सी चिट्ठी लिखी थी। उनको आने के लिए मैंने मना नहीं लिखा था। यह भी लिखा था कि आज मेरी माँ जीवित होती तो मेरे पास ही रहती, पर साथ ही अपने साथ रहने की मुश्किलें भी दबे छिपे तौर पर लिख दी थी। उनकी लॉन के बड़े बड़े घरों में रहने की आदत है और मेरा ऊपर की मंजिल पर 2 बेडरूम का फ्लैट है जिसमें बालकनी तक नहीं है। वह हमेशा नौकरों चाकरों के बीच में रही हैं, पर मेरे पास तो सुबह शाम आने वाली मेहरी धोबिन मात्र है। पर वह पत्र मैंने पूरा नहीं किया था, भेजने का तो सवाल ही नहीं है। उनको इस तरह के 2-3 पत्र मैंने कुछ कुछ दिन के अंतर पर और लिखे थे, किंतु भेजे कभी नहीं। रात को दीपू का फोन फिर आया था। झिझकते हुए कहा था, माँ, मैं मौसी के छोटे जीवन की इच्छा नहीं कर रहा, पर तब भी सोचो, अगर अपनी माँ और मौसी की तरह 90-95 साल जी गई तो क्या करोगी? कैसे करोगी? रात बिरात जरूरत पड़ गई तो किसे बुलाओगी? कैसे मैनेज करोगी? हो सकता है कभी उनकी शूशु पॉटी तक कराने की नौबत आ जाए। इतनी बात तो कौशल्या मौसी को भी समझनी चाहिए। उन्हें पता है तुम अकेली हो, बीमार हो। वह थोड़ी देर मुझसे इधर उधर की बात करता रहा था, किंतु फोन रखने से पहले फिर उसी विषय पर आ गया था। माँ, मैं मौसी के लिए इनसेंसिटिव नहीं हो रहा, पर मौसी भी ऐसे कैसे वह अपने बुढ़ापे के लिए आंखें मूंदे रहीं? कुछ प्लान ही नहीं किया। आइडियलिस्ट इंसान अपने लिए सोचता ही कहाँ है बेटा। दीपू मेरी बात पूरी होने से पहले ही काट देता है। यह क्या बात हुई? फिर आइडियलिज्म कैसा? सोसाइटी के लिए तो आदर्श समझ आता है, ठीक है, पर लोगों के लिए, वह भी निकम्मे नालायक लोगों के लिए, ऐसा भी आदर्श क्या कि इंसान खुद समाज पर बोझ बन जाए? मैं सन्न रह जाती हूँ। घर का काम जितने दिन को मैंने सोचा था उससे बहुत अधिक समय ले रहा था। करीब 3 महीने बाद अनायास उनका फोन उस दिन मिला था। न जाने क्यों मैं एकदम धक्क से रह गई थी। लखनऊ आई हुई हूँ। कचहरी में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। बैंक के 1-2 काम और निपटाने हैं। कब तक हैं आप यहाँ? मैं अचानक पूछ बैठी थी और पूछकर एकदम खिसिया भी गई थी। अगले सैटरडे का रिजर्वेशन है। मैंने एकदम हल्का महसूस किया था। मैं अभी आ रही हूँ आपसे मिलने। आप सुरेंद्र के घर ही हैं ना? हाँ, और कहाँ ठहरूंगी। वह अजीब तरह से हंसी थी।
मैं उन्हें हमेशा की तरह 2-4 दिन के लिए अपने पास ले आई थी। घर में काम अभी भी चल रहा है, पूरा घर ही अस्त व्यस्त है। बस मैंने एक कमरे में फैले सामान के बीच लेटने बैठने की व्यवस्था कर ली है। मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ थोड़ी देर के लिए हट गया था। अच्छा हुआ दीदी ने अपनी आंखों से मेरी बात के सच को देख लिया। उसके बाद वह 2-3 दिन रही थी। दुनिया भर की बातचीत हम दोनों के बीच होती रही थी, पर उस फोन के बारे में ना उन्होंने ही मुझे कुछ बताया था, ना मैं ही पूछ पाई थी। कई बार मन आया था कि इधर 3 महीनों में जो आधे अधूरे कई पत्र मैंने उन्हें लिखे हैं वह उन्हें पढ़ने को दूं, नहीं तो जो बातें उन्हें लिखी थी वही या उनमें से कुछ उनसे कहूं, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा लगा था जैसे उस विषय को लेकर वे मुझसे और मैं उनसे बचते से रहे थे। आज अफसोस होता है कि मैंने उनसे बात क्यों नहीं की थी। घर मेरा था, मेरा जीवन था, सुविधा असुविधा भी मेरी थी, कौशल्या दी से संबंध भी मेरा था। बच्चे और भाई बहन उस बीच में कहाँ आते थे। भाई बहन कौशल्या दी से मेरी अंतरंगता को नहीं समझ सकते थे, और बच्चे मुझसे एक पीढ़ी आगे आज की सोच में पले बढ़े। पर मुझसे वह चूक क्यों हो गई। आज कौशल्या दी इस दुनिया में नहीं है, उनकी कहानी लिखने बैठी हूं। सोचती हूं कौन सा शीर्षक दूंगी इस कथा को। शायद माननी अभिमाननी या कुछ ऐसा ही विशेषण सबसे उपयुक्त था उनके व्यक्तित्व के लिए। पर कहां, इस पिछले 1 वर्ष में कितनी बार, कितनी तरह से कितना मान टूटा उनका, मुझे नहीं पता। आज सोचती हूं पता नहीं क्या हुआ था उस दिन उनके साथ। कुछ तो हुआ था जो उस दिन इस कदर हड़बड़ाकर मुझे फोन किया था उन्होंने। क्या पता किसी की किसी बात से बहुत अधिक आहत हुई हो वह। क्या पता किसी ने अपमानित ही किया हो उन्हें। पता नहीं कितनी घुटन, कितना असहाय महसूस किया था उन्होंने। शायद सारे रास्ते बंद देखकर ही फोन किया होगा उन्होंने मुझे। जाने अनजाने मान तो मैंने भी भंग किया ही उनका। काश मैं समय को पीछे लौटा पाती, अपने अपराध का प्रतिकार कर पाती। काश। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।